अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे मॉडल पेपर संख्या 4 जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2021-22 के अंदर होने जा रही है। इसी यानी मार्च महीने के अंदर आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स होगी उसके लिए चौथा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हूँ। इससे पहले 3 मॉडल पेपर और इसके अलावा जो एक मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया था उसका मैंने सॉल्यूशन कंप्लीटली अपलोड करवा दिया। जिसको नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दिया गया, वहां पर प्लेलिस्ट पर पहुंच करके आप देख लीजिए। अच्छी तरह चैनल पर जाकर के भी आप देख लीजिए और उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीटली वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाए। अभी समय कम रहा है तो इसी कारण अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से बनाएं। ये 2 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर रहने वाला और कुछ 80 नंबर का ये पेपर। इसमें पूरा मैं मानचित्र को भी हल करवाऊंगा और आने वाले कुछ समय में मैं आपके मानचित्र से संबंधित भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। लगभग 24 तारीख के आसपास आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। उससे थोड़ा सा मैं पहले आपके इतिहास के एग्जाम के पहले भी आपकी छुट्टियां हैं तो थोड़ा पहले मैंने आपकी परीक्षा एग्जाम शुरू होने से पहले मैं मानचित्र से संबंधित 1-2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो मानचित्र है उन स्थानों को मैं आपको भरवाऊँगा। तो उसको वीडियो को देखने के बाद ये मानचित्र के आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। और इससे पहले वो वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो नोटिफिकेशन बेल को दबा कर रख दे ताकि वो वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन आपके तक आ जाएगा, ताकि 4 नंबर आपके अपने हो जाएंगे, वो कहीं भी जाने वाले नहीं है उस वीडियो को देखने के बाद। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको फटाफट आपको क्वेश्चन और उसके आंसर शुरू करवाते हैं। तो पहले का पहला आंसर देखते ही आपके कुल पहले प्रश्न के अंदर 12 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले। इसमें वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया गया जो अति महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश किससे कहा गया? मक्कान को, दिलमुन को, ईरान को या मेलुआ को? तो ये किसको कहा गया? मेलुआ। आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मेलुआ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सी सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या वो मेसोपोटामिया के लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या वो मिस्र की सभ्यता का प्रयुक्त हुआ है? क्या वो अपने हड़प्पा सभ्यता के प्रयुक्त किसके लिए प्रयुक्त हुआ? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान या वैदिक सभ्यता? ये कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। आप मुझे उस देश का नाम बताइए जिसके अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता अवस्थित थी। अगला हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? क्या वो बिंदुसार, घनानंद, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, उसको पराजित किया था, तो उसके बाद में दोनों के बीच में संधि समझौता हुआ और उसके बाद दूतों का आदान प्रदान हुआ। तो ये यूनानी राजदूत के रूप में मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर भारत में आया था। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला चौथा प्रश्न है मुद्रा राक्षस के जो लेखक कौन है? क्या बाणभट्ट है, क्या पतंजलि है, क्या विशाखदत्त या कौटिल्य? तो इसका सही आंसर होगा विशाखदत्त। तो आप फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे कौटिल्य ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी उसके बारे में आप जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन संख्या 5 देखेंगे, शौर्य और युद्ध के देवता किसे माना जाता? वरुण को, इंद्र को, प्रजापति को या विष्णु को? इंद्र को। किसको माना जाता? इंद्र को। जबकि वरुण को क्या माना जाता? वरुण को जो ये नैतिक व्यवस्था उसका क्या माना जाता है? ऋत, जिसको कहते हैं ऋत का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा जल का देवता भी माना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रजापति को किस नाम से जानते हैं, ये किस प्रकार के देवता के नाम से जानते हैं। अगला हम देखेंगे प्रसिद्ध यात्री अल बिरूनी कहाँ का निवासी था? क्या मोरक्को, इटली, ख्वारिज्म या पेरिस? तो ये किसका था? ख्वारिज्म से आया था। आप मुझे जल्दी से बताइए कि मोरक्को से कौन सा एक और मुस्लिम यात्री भारत की यात्रा पर आया था, जिसका हिंट भी मैं आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली के अंदर काजी भी नियुक्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। अगला हम देखते क्वेश्चन संख्या 7, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर? दिल्ली, अयोध्या, फतेहपुर सीकरी या अजमेर के अंदर? तो कहाँ पर है आप जल्दी से बताइए। अजमेर के अंदर। इन जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगर आपको आंसर आता है तो फतेहपुर सीकरी के बारे में, वैसे फतेहपुर का मैं बता देता हूँ। फतेहपुर सीकरी के अंदर जो शेख सलीम चिश्ती है उनकी दरगाह अवस्थित है। तो आप फिर किसकी बताओगे? आप बता दीजिए अजोधन में। अजोधन में कौन से सूफी संत है जिनकी दरगाह अवस्थित है?
और दिल्ली के अंदर तो आप जानते ही हो किसकी दरगाह है, जल्दी से वही औलिया साहब। अगले हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8, यवन राज्य की स्थापना करने वाला का विरुद्ध मतलब उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो राजा कौन थे? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं, राम राय, हरिहर बुक्का या कृष्णदेव राय। इसका सही होगा कृष्णदेव राय। अगला हम देखेंगे अंग्रेजी विवरण में यौमन किसे कहा गया है? यौमन, तो यौमन किसको कहा गया है? छोटे किसानों को। किसको कहा गया है? छोटे किसानों को यौमन नाम से जाना गया है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने आ चुका है कि ब्रिटिश राज में हड़प नीति का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के प्रणेता कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, क्या कॉर्नवालिस थे, क्या लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड कैनिंग थे? तो इसका सही होगा लॉर्ड डलहौजी। कॉर्नवालिस किससे संबंधित है? जो स्थायी बंदोबस्त है वो कॉर्नवालिस लेकर आए थे, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये नाम है, और इसी के समय सन्यासी विद्रोह का भी दमन हुआ। तो और भी काफ़ी सारी बातें हैं इसके समय। आप मुझे बताइए कि कौन से जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर था, और जबकि लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय भी थे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम, 1757 से ये संबंधित है, सॉरी 11वां अंतिम नहीं, सेकंड। 1757 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता? मुगल वंश की समाप्ति के रूप में, ब्रिटिश राज की स्थापना के रूप में, ब्रिटिश राज की समाप्ति के रूप में, या बम्बई शहर की स्थापना के रूप में? तो ये ब्रिटिश राज की स्थापना के रूप में। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से ब्रिटिश आधिपत्य की क्या होती है? शुरुआत होती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बताया, उक्त कथन किसका था? CN बूमफील्ड का था, अमेरिकन समाचार पत्र टाइम का था, इतिहासकार चंदन देव सेनन का था, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही होगा इतिहासकार चंदन देव नेसन का था। अगले हम क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये भी सारे 12 प्रश्न एक एक नंबर के थे। अगले जो 6 प्रश्न में रिक्त स्थान के देखेंगे, ये भी एक एक नंबर के हैं। तो इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी, संत रामानंद जी था। अगला हम देखते हैं कि सन रिक्त स्थान में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हुआ था, वही स्थायी बंदोबस्त की बात होती है। तो ये कब लागू हुआ था? 1793 में। ये किसने लागू किया था इस्तमरारी बंदोबस्त? मुझे कमेंट में आप जल्दी से बताइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, 1857 की क्रांति के दौरान रिक्त स्थान में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला था, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, सबसे लंबा चला था, तो वो कौन था? वो था अवध राज्य के अंदर। कौन सा? अवध में। अवध के अंदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। अगला हम देखते हैं कलकत्ता को सुल्तानाटी कोलकाता रिक्त स्थान एक और गांव था, उन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था, उस गांव का क्या नाम था? तो उस गांव का नाम था गोविंदपुर। क्या नाम था? गोविंदपुर। अगला हम देखते हैं महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा की थी, तो इस आश्रम का क्या नाम था? साबरमती। ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला रिक्त स्थान मद्रास में स्थित दुर्ग, यानी मद्रास में कौन सा दुर्ग है उसका नाम आपको लिखना है। तो इस दुर्ग का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित अति लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको देखना है। पहला, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है किसके दाने मिले? गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं, दालों के मिले हैं, इसके अलावा सफ़ेद चना है ना, सफ़ेद चने के मिले, तिल के मिले हैं, बाजरे के मिले हैं, इसके अलावा चावल के मिले। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है इसका दूसरा, तीसरे का सेकंड, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? तो द्रौपदी से पांडवों के विवाह की। किससे? जो द्रौपदी से पांडवों का जो विवाह हुआ था, उस विवाह की जो उपकथा वो सबसे क्या है? चुनौतीपूर्ण। अगला हम देखते हैं कि तीसरा, दासों के बारे में विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्री ने दिया है? तो ये देने वाला कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक का वर्णन है? तो आप बता सकते हो किस शासक का वर्णन है। इसमें है गुप्त वंश का जो शासक है समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन। क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे?
अगला हम देखते हैं कि कबीर का पालन पोषण करने वाले जुल्हा दंपति का आपको नाम बताना है। तो उनका नाम क्या था? नीरू और नीमा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, कबीर का कोई जन्म नहीं हुआ था, वो काशी के अंदर लहरतारा तालाब के अंदर अवतरित हुए थे। तो इसी कारण उनको बाद में एक जुल्हा दंपति थे जो पहले ब्राह्मण थे, जिनको बाद में मुसलमान बना दिया गया था जबरदस्ती, और उनका नाम बदलकर नीरू और नीमा रख दिया गया था। उन्होंने उनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। अगला हम देखते हैं भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल से शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे, सातवां, किरायाजीवी किससे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। तो उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? किरायाजीवी के नाम से जाना जाता है। अगला आठवां देखेंगे, ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से थे? तो ये कितने थे? 4 थे। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में 4 वर्ण थे। पहला आप इसमें लिख सकते हो ब्राह्मण, दूसरा आप इसमें लिख सकते हो क्षत्रिय, तीसरा आप इसमें लिख सकते हो वैश्य, और चौथा आप इसमें लिखना है शूद्र। ये 4 वर्ण थे। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को चीन में अपना दूत नियुक्त किया था? तो ये कौन था? इब्न बतूता। अगला देखते हैं, अल बिरूनी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई और ये पुस्तक किस भाषा के अंदर लिखी गई? तो इस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। और ये कौन सी भाषा में रची गई? ये लिखी गई, ये अरबी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा के अंदर लिखी गई थी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 11वां है, औपनिवेशिक भारत के 3 प्रमुख शहरों के आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। 3 प्रमुख शहर औपनिवेशिक काल के। तो इसमें आप लिखोगे बम्बई, फिर था मद्रास, उसके बाद था कलकत्ता। इसका वर्तमान नाम क्या है? क्या आप मुझे तीनों शहरों के वर्तमान नाम कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो? आप जल्दी से बताइए। अगला हम देखते हैं, उत्तर भारत में नगर कोतवाल का प्रमुख दायित्व क्या था? ये 12वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 1 नंबर वालों में से। तो इसका मतलब नगर कोतवाल का काम क्या था? वैसे तो इसका काम था शहरों की व्यवस्था बनाए रखना, यानी आपको लिखना है कि नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। ये इसका क्या था? दायित्व था। अब खंड संख्या ब की तरफ हम आ चुके हैं, जिनके जवाब आपको 50 शब्दों में देने, यानी ये सारे प्रश्न अब 2 अंक के हैं। इसमें देखते चौथा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताने। आपको यहाँ देना खूब सारे कारण आप दे सकते हो, जैसे जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या उसका मार्ग बदल लेना। इस तरीके से आपको 2 कारण लिखने। तो मनुस्मृति का संकलन कब व किस भाषा में हुआ? तो आपको लिखना मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी के बीच में, और किस भाषा में हुआ था? संस्कृत भाषा के अंदर हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, वो है हर्ष चरित्र पर आपको क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। अब हर चरित्र एक पुस्तक का नाम है, इस पर आपको टिप्पणी करनी, जो किसने लिखी थी? बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो आपको इसमें लिखना कि हर्ष चरित्र संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, और इसके लेखक बाण भट्ट ने लगभग इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी थी। और वो जो क्या थे? हर्षवर्धन के राजकवि थे। क्या थे? हर्षवर्धन के राजकवि थे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों हुआ? तो आपको लिखना है कि इब्न बतूता के अनुसार ये डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ पहले तो आप लिखोगे कि इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर इसलिए चकित हुआ क्योंकि ये डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में क्या होती थी? पहुंच जाया करती थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सूफी मत में खानका से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आप लिखोगे कि सूफी संतों के रहने का स्थान खानका कहलाता है, जो सूफियों के सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। अगला देखते हैं, विजयनगर को हम्पी के नाम से क्यों जाना जाता? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो, विजयनगर को हम्पी के क्यों नाम से? देखो, जो खंडित विजयनगर और जो कृष्णा तुंगभद्रा के बीच का दोआब था, उनके निवासियों की जो स्मृति है, उस स्मृति को बनाए रखने के लिए इस विजयनगर का नामकरण क्या किया गया था? हम्पी किया गया था। और वो किसके आधार पर किया गया? इसका नाम हम्पी, जो एक स्थानीय मात्र देवी थी पंपा देवी, जिसका नाम है पंपा देवी, उस पंपा देवी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? हम्पी पड़ा था। चलो अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन, नायक कौन थे और उनके कोई कार्य बर्तन है? 2 कार्य। तो आपको लिखना, नायक विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुख थे, और उनके पास में क्या होते थे? सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे। अब कार्य में लिख सकते वे किलों पर नियंत्रण करते थे, और दूसरा लिख सकते वे एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते थे? भ्रमणशील रहते थे और उपजाऊ जमीन की वो तलाश करते थे।
अगला हम देखते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था। तो देखो इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त को वो एक ही बात है। तो इसमें आपको लिखना ये है स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, या आप लिख सकते हो वो स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि को जमींदार को अदा करनी होती थी। और ये बंदोबस्त क्या था, स्थायी था। दोबारा से सुन लीजिए, वह स्थायी भू राजस्व व्यवस्था जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि जमींदार को अदा करनी होती थी, वो इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12, 1857 का विद्रोह कब व कहाँ से शुरू हुआ। तो कब में आप लिखोगे 10 मई 1857 को, और कहाँ से हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था। अगला 13वां देखेंगे, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया था। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन संख्या 13 का आपका जो सही आंसर होगा वो आपको लिखना है, क्योंकि ये जन सामान्य से जुड़ा हुआ था, ये स्वदेशी और आर्थिक जो प्रगति का क्या था, प्रतीक था, और गांधी जी प्रतिदिन समय भी कुछ समय सरकार चलाने में व्यतीत करते थे। तो इस तरीके से ये इसी कारण इसको चरखे को राष्ट्रवाद का क्या चुना गया था, प्रतीक चुना गया था। यानी अंग्रेजों के जो विदेशी माल आता था उसके सामने भारतीय को स्वावलंबी प्रस्तुत करना था। अगला हम देखते हैं कि फिरंगी शब्द से क्या अभिप्राय है। तो फिरंगी एक फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रेंक भाषा का एक शब्द है, फ्रेंक, इस शब्द से निकला, और इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 15, फ्रांसवा बर्नियर भारत भ्रमण का समय क्या था और उस समय भारत में किस वंश का शासन था। ठीक है ना, किस वंश का, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपको दिख जाए, शासन था। तो आपको इसमें लिखना है कि जो फ्रांसवा बर्नियर है उसका भारत भ्रमण कब से कब तक था। तो ये 1656 से लगाकर 1668 तक था, और उस समय भारत में मुगल वंश था। कौन सा राजवंश था, मुगल राजवंश का शासन था, मुगल राजवंश। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब व क्यों किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिराजुद्दौला कब हमला किया था। तो ये हमला किया था 16 जून, और ये डेट थी 1756 को। और क्यों किया था, इसका कारण ये था कि अंग्रेजों ने क्या किया था। तो जो क्वेश्चन संख्या 16 है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब व क्यों किया था। तो ये हमला किया था 16 जून 1756 के अंदर किया था। और क्यों किया गया था, इसका कारण ये था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो किलेबंदी करते थे, फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला के कहने के कारण बंद कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने किलेबंदी को बंद नहीं किया था, और इस कारण इसने क्या किया था, हमला किया था। इसके अलावा जो कासिम बाजार जो फैक्ट्री वो देखने की सिराजुद्दौला की इच्छा को अंग्रेजों ने नहीं माना था। ये सब कारण थे जिसके कारण उसने हमला किया था। ठीक है, तो अब आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो चुके, जो अथवा वाले दोनों में से कोई एक करना है। इनको आप देख लीजिए और इनको आप संवेय हल कीजिए, बड़े वाले क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अब मैं आपको करवाऊंगा मानचित्र वाला क्वेश्चन। अब देखो मानचित्र के अंदर जो क्वेश्चन है इसमें से या तो ये वाले हमें करने हैं या ये वाले, दोनों में से मैं आपको दोनों स्थान भरवाऊंगा ताकि आपको तैयारी और भी पुख्ता हो सके। हर जो मॉडल पेपर है उसके अंत में इस प्रश्न को सोल्यूशन कराया, तो वैसे काफ़ी सारे स्थान आपके सामने, एक पेपर में 8 मतलब आपके पास में 40 स्थानों का लगभग आपको मैंने इन वीडियो के माध्यम से हल करवा दिया था। तो पहला जैसे सारनाथ था, तो सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर आपको इसका अंकन कर देना है सारनाथ। ठीक है, अगला स्थान था, दूसरा था चंपारण, चंपारण आपके बिहार के अंदर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चंपारण, बिहार राज्य के अंदर। अगला स्थान था आपके कोलकाता, तो यहाँ पर ये है पश्चिमी बंगाल में कोलकाता। अगला चौथा स्थान था अवध, तो अवध वही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिखना है अवध। इस तरीके से ये 4 स्थान बनने। अगले इसके अथवा में 4 कौन से, एक तो लाहौर, लाहौर पाकिस्तान, ये पंजाब के सामने इधर, तो यहाँ हो गया लाहौर। फिर अगला जो था शिमला, शिमला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो ये हो गया शिमला। शिमला के बाद में आपका हो गया मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, थोड़ा सा यहाँ ये पूरा समुद्र किनारे हैं, तो आपको यहाँ पर करना है मुंबई। और अंतिम स्थान था वर्धा, वर्धा भी आपके इधर मुंबई के पास में ही है, आपके इधर महाराष्ट्र के अंदर वर्धा, जहाँ गांधी जी का क्या था, आश्रम था। तो इस प्रकार के ये कुल मैंने सॉल्यूशन करवाने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।